नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन मोहन का केस। जिसके पात्र हैं अंबिका, ग्राम की एक वृद्धा है, मल्लिका की माँ। मल्लिका अंबिका की पुत्री है। कालिदास एक कवि है। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल। निक्षेप ग्राम पुरुष। विलोम ग्राम पुरुष है। रंगिनी नागरी है। संगिनी नागरी है। अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी। प्रियंग मंजरी राजकन्या, कवि की पत्नी। अंक आ। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे मंद पड़ जाता है। मंद पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी सी ड्योरी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दीपक रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे हुए तल का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, जिसके आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। इन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए। झरोखे से सटा हुआ एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट एक चौकियाँ पड़ी हैं, जिन्हीं में एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर एक लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती सी अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर थिरकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक पंतकाएँ भीग गईं, और मैं भी तो, देखो न माँ, कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डाल फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। भी गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो, सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केसों को चूमकर खड़ी होती हुई शीत से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोशपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प है। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए? अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास से मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा देती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। सहसा अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूँ, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लाती है। अंदर के प्रकोष्ठ में मल्लिका के शब्द सुनाई देते। बीच बीच में उसकी आकृति की झलक भी दिखाई देती है। नीलकमल की तरह कोमल, आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूँ और आंखें बूंद लूँ। मेरा तो शरीर भी निचोड़ रहा है। कितना पानी इन वस्त्रों में पिया है। ओफ! शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती है। कोल्य दलनी लैरुन तैस्तो यनम्र, गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ? यहीं रहने दूँ? मृदु पवन विधु तैर मंद मंद चलित
अपहृतमैव चेतश्चो यदेशेन्द्र चापे पथिकजनवधूनां तद्वियोगानां योगाकुलानां बाहर आ जाती है। माँ आज के भी क्षण में कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात मैंने कभी नहीं किया। जैसे वह सौंदर्य स्त्री होते हुए भी मांसल हो, मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती हुई मेघमालाओं में खो जाता है और क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश से बनते बिनते बच्चों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के निकट आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान पटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूँ? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो। यूँ कहो कि थक गई हो इसलिए शेष धान में पटक दूँ, या कहो तुम घर में अकेली थी इसलिए मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ से ले लेती है। और घर में एक दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास लगाती है। मेरे घर में रहने पर भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे उसके गले में बाहें डाल देती। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? मल्लिका, दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने बरसाती बूंदों के पुलक का अनुभव होता है। रोम अभी तक सीज हो रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती हुई और उसे पीछे सटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल, घोड़े की टापों के शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण में बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखती है। टापों का शब्द निकट आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, समता राज के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब मैंने यह आकृतियाँ यहाँ देखी। मल्लिका सिर से पैर तक सिर रह जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं? अंबिका, न जाने। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाँह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चले जाते हैं। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? ओठ फड़फड़ाने लगते हैं और वह बढ़कर अंबिका के निकट आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तो समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिरा देती। अंबिका, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात की सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र यही संदेश लाया कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का अधिकार है? क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर को अपनी उत्तेजना को
दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही। अंबिका, तुम न कहो, मैं तो कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा लेती है। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में भावना से ही प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? इससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण। मल्लिका क्षण भर गर्दन उठाकर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो कुछ बहुत बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उसे संदेह और रुष्ण की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर के उन दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश, अव्यवस्था की रेखाएं एक साथ प्रकट होती हैं। मल्लिका, माँ, अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। देवड़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देते हैं। लगते हैं अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं और वह छाल लिए खड़ी होती है। क्षण भर देवड़ी की ओर देखती रहती है, फिर झटके से अंदर की ओर चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे? हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल स्तरों पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों का घृत का लेप होगा। कल फिर हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना? मल्लिका प्रयास से अपनी मुख उल्टा बदलकर द्वार की ओर देखती है। मल्लिका, यह आहत हरे श्रावक यहाँ कौन व्यक्ति है? यह ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज का ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पे बैठ जाता है। संभवतः राज के कुछ कर्मचारी आए हैं। हर शावक को वक्ष के साथ सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु इससे पूर्व हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औट कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जब देखने लगती है। अभी अभी 2-3 कर्मचारी हमने घोड़ों पर जाते देखा। माँ कहती थी कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षागम के रोमांचक के बाद मुझे यह भी बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन मिल जाने पर उससे दूध खुले बर्तन में उड़ने लगती है। माँ आज मुझसे बहुत दुष्ट है। कालिदास हरिण साहब को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, अब हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर इससे बाढ़
उससे बाण छोड़ते बना कैसे यह कोलांच भरता हुआ मेरी खून में आ गया। मैंने कहा, तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आंखें, उसका सही स्नेह मिलेगा। उसने एक दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका पास आती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत दुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षागम के समय मैं तुम्हारे साथ ही थी, अन्यथा इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दो, इसे बाहों में लो। दूध का भाजन उसके हाथ में से ले लेता है। मल्लिका हरण शावक को बाहों में मुंह दूध के निकट ले जाती है। हरण शावक तो एक बार दूध जेवा से छू कर मुँह हटाने लगता है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल दौड़ से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिणी को सिर से पकड़कर उसका मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका कुछ डरी सी हर्षावक को थोड़ी दूर हट जाती है। कालिदास दूध के भाजन को आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाग से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास, देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कर रहा हूँ। दंतु, तो क्या मेरे ललाट रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है कि चौर कर्म के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चुट खाई सी कुछ आगे दिखाती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतु, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह शावक जिसे अपने आप बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय यह मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो देंगे। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल फिर विज्ञान हंसी हंसता है। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और व्यर्थ अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जान का आश्चर्य हुआ। दूध उठाकर हरण शावक के निकट ले जाता है। दंतु, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों को अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी स्थान पर अंबिका सहसा अंदर से जाती है। अंबिका, इस घर के तल पर अस्त्र है, शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल पर आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी माँ है, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखता रहता है। दंतुल और राजपुरुष, दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना रुके उसकी ओर देखे ड्योढ़ी से चला जाता है।
दंतुल राजपुरुष की रुचि रुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः दंतु संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से आकर द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हर शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए यह प्रश्न का अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तंतुल कालिदास, तुम्हारा प्राय यह है कि मैं जिनसे हरिण शावक लिए तर्क कर रहा था वे कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि है? तंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी राज की राजसभा से संबंध प्रत्येक व्यक्ति संहार के लिए लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा में से संबंध प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य व रुचि आज उसी उद्देश्य से उज्जैनी यहाँ आए हैं। मल्लिका जैसे अविश्वास से स्तंभित हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतु, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का पात्र उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शर्करा मिलाने लगती है। उसके हाथ में ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होंठ उठाए हुए भागकर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना? माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते हुए दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, यह थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना। मल्लिका, आदित्य, मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में आए सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के साथ ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर वर्षा से भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आसन बिछा दूँ। मैं जैसे निष्ठुर हूँ रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा लेती है और स्वयं उसकी गोदी में लेटकर उसके गले में बांध डाल देती है। मल्लिका, तुम सोच सकती हो मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोकती रहती है। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली, तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है? अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है, क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच पाती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है, यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर की ओर जाने लगती है। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष दिखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने
अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं है मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल की गौएं नहाकर बादलों में खो रहते हैं। अंबिका, मेरा मातुल से और उसकी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं, मैं केवल अपने घर को देख कर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के निकट आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ अंबिका, मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास नीचे बैठ जाती है अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती थी अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण मौन रखकर धरती के नखों को खोदती रहती। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका उतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो उसके, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था भी न होगी, तब जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका पुनः सिर झुकाए कुछ क्षण धरती की ओर नखों में खोदती रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती। मल्लिका, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती। ड्योढ़ी के बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में ही हो कि नहीं? अंबिका मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखने लगती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा रहता है। मातुल, हो घर में ही हो? आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीवन से कोई संबंध नहीं। मल्लिका, क्या हुआ? अरे मातुल। मातुल, मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए किया इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका सिमट कर बैठ जाती है और आश्चर्य के साथ मातुल को देखती है। मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इससे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु मातुल, दो रथवा और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं रह कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दैहृदय का पुत्र गुप्त राज्य की ओर शकों से युद्ध कर चुका है। अम्बिका, तुम अपने भग्नियों की बात कर रहे थे? मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि इस तरह से यह राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंश करते हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सर उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण आत्मविस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, अभी सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके हृदय में असम्मान कहाँ छुपता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों में से मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टलता है। मातुल अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अंचर हैं जो अभिशुभ स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य ने लोकनीति में भी निष्णात
कहते हैं। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, यह लोक नीति है तो मैं कहूँगा। लोक नीति और मुख्य नीति एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया, फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक लौट कर ना हो तुम आचार्य के पास रहना? निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सोचना दो। मातुल, यह भी कहा था, किंतु यह भी तो कहा था कि यह कहा था तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल। मातुल, किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चित रूप से तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल, मूर्ख पर गर्व की रेखाएं व्यक्त होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास को कविता को जन्म दिया है, मातुल, मुख की रेखाएं वितृष्ण रेखाओं में बदल जाती है। मातुल, कालिदास की कविता। फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। स्वाभाविक से मैंने बाहर की ओर देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं। उज्जैनी में से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप यह सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती। निक्षेप कंधे हिलाता है। मातुल टहलने लगता है। मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने का उपक्रम करती है, किंतु मातुल से रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं, ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जाती हों, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ उनके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अभी संक्षेप से आचार्य के पास बैठने कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था। क्यों? मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे साधुवाद करता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत यहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने के लिए यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि ये कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढ कर लाइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मेरा मन कहता है कि उसे जहाँ भी देखूं वहीं से शिखान्यास हस्त चला जाता है। शिव मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा मंदिर में है। मल्लिका, आपने देखा है? इसे से लाता है। निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा? निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए। मल्लिका, क्यों? आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुख से उच्चरित शब्दों को सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हटकर कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते
वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे। अंबिका कैसी विचक्षणा है, निक्षेप विचक्षणता है। अंबिका विक्षणता ही तो है, निक्षेप में इसमें विक्षणता क्या है। अंबिका अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देख। अंबिका राज कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना न रहते। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक खेलना विक्षणता नहीं है। निक्षेप कालिदास नाटक नहीं खेल रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन इत्यादि पड़े। अंबिका नहीं चाहता है। एक थाली लाकर उसमें कुंभ से चावल निकालने लगती। निक्षेप मातुल का यह किसी का आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से यह संभव है। वे यह हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप अर्थपूर्ण दृष्टि की ओर देखती है, फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। थाली लिए उसे चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए हुए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती। शिव कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। तो उसमें बाधा क्या है। निक्षेप मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं बहुत गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका मैं जानती हूँ कटुता की रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका साक्षात हो चुका है। निक्षेप उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। मल्लिका अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं होगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेगा। केवल एक स्थानीय कवि जो लोग आज संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे कभी कुछ दिनों के लिए उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ जगदम्बा मंदिर में चलती हूँ।